मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में बनने वाले संत साईनाथ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार ने रोहतक में परिवेदना समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं का मौके पर किया निपटान। कहा, 1000 गांव में खोले जाएंगे महिला सांस्कृतिक केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं डेट शीट जारी की। 15 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। पहली बार 86 दिन पहले की तिथियों की घोषणा। और गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, भारत कंटेंट हब बनने की ओर अग्रसर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा में बनने वाले संत साईनाथ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रहीं। सीएम ने कहा कि 20 एकड़ से अधिक में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज पर 1000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इससे 100 MBBS की सीटें होंगी। साथ ही कॉलेज परिसर में 5.5 एकड़ में आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैरतपुर में देश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत ना आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि सरकार द्वारा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 2014 से पहले प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 700 सीटें होती थी, लेकिन आज के दिन 2185 सीटें हुई हैं और आने वाले समय में 1300 और सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस कॉलेज के निर्माण से हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी लाभ मिलेगा। जनता पार्टी 2014 में प्रदेश में आई, मगर उससे पहले 6 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे हरियाणा में। हमारी पार्टी आने के बाद आज के दिन 15 मेडिकल कॉलेज आ गए हैं हरियाणा में। 2014 से पहले सिर्फ 700 सीटें होती थी मेडिकल कॉलेजेस में। आज के दिन ये 2185 सीटें बन गई और आने वाले वक्त में 1300 और सीटें मिलेंगी आप सभी को। 832 करोड़ रुपए का लागत आएगी। इसके मेडिकल कॉलेज में 540 बिस्तर होंगे, MBBS सीटें 100 होंगी। उधर प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज रोहतक के विकास भवन में परिवेदना समिति की बैठक की आई 13 शिकायतों में से 8 का मौके पर ही निपटारा किया। बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों को लंबे समय तक लंबित न रखा जाए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण में 1000 फिरनियों को पक्का किया जाएगा। साथ ही इन गांवों में स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। 1000 गांवों में ई-लाइब्रेरीज खोली जाएंगी ताकि युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसके अलावा 1000 गांवों में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे ताकि महिलाएं एक साथ बैठकर भजन कीर्तन कर सकें। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी। कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग नकार चुका है। गांव में हम फिरनियों को पक्का करेंगे। फर्स्ट फेज में कह रहा हूँ, वैसे तो 2225 पंचायत है,
और उनमें स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। 1000 गांव में हम ये लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं कि जो पार्टी अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन चुके, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या चिंता कर रहे हैं। पहले अपनी चिंता तो करें, अपना विपक्ष का नेता नहीं अब तक चुन पा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आज मुख्यमंत्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में उन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा था, कॉन्फिडेंस भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने वही किया। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन जाते उनकी जो बात थी उसको अस्वीकार कर दिया था। वहीं विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में प्रदेश की विधानसभा के नए भवन के निर्माण पर चंडीगढ़ विधानसभा सचिवालय उच्च न्यायालय पर हरियाणा का मजबूत दावा है। उन्होंने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने की बात कही और दावा किया कि यूरिया खाद भी सरप्लस है। डिवीजन हुआ तो 60-40 की रेशो थी। चाहे चंडीगढ़ है या सेक्रेटेरिएट है या विधानसभा है या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, हमारा 60-40 पर हमारा क्लेम है, या चंडीगढ़ है उस पर हमारा क्लेम जारी रहे। इसको मजबूती से अवैध खनन को हमारे जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट में खनन है तो हमने हमारे अलग से पुलिस डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं, हमारे विभाग भी काम कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग हम नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके दूरदृष्टि वाला नेतृत्व, विकासशील देशों के अधिकारों की वैश्विक मंचों पर पैरवी करने, वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा और भारत गयाना संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने गयाना स्टेट हाउस में पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत की जनता और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि गयाना की उनकी सरकारी यात्रा दोनों देशों की मैत्री को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गयाना के संबंध साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत और परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों का सहयोग न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि समूचे विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। और इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षा 18 मार्च को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को खत्म होंगी। सीबीएसई ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि छात्रों द्वारा प्रस्तावित विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त अंतर हो। सीबीएसई ने पहली बार परीक्षाओं से करीब 86 दिन पहले डेट शीट जारी की है। यह पिछले सालों की तुलना में एक अहम सुधार है। सीबीएसई ने कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा की तारीखें विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। सीबीएसई के मुताबिक यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र की एक ही तारीख पर 2 परीक्षाएं ना पड़े, इसके लिए 40,000 से ज्यादा विषय संयोजनों को टालकर डेट शीट तैयार की गई है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और महोत्सव के निदेशक शिखर कपूर के साथ सिनेमा के उत्सव का जश्न मनाने के लिए कई मशहूर हस्तियां एकत्रित हुईं। उद्घाटन समारोह में अपने वीडियो संदेश में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिल्म उद्योग के विकास में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक मील का पत्थर साबित हुआ है और आज भारत कंटेंट हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Milestone in the development of film industry in India. We in India at this point of time are very much focused on developing the content creators economy. We have a very vibrant creators economy where people are coming up with very innovative content showcasing some of the rich heritage of India, the cuisines of India, the culture of India, some of the gems of Indian language and literature are being presented by the content creators in very interesting ways.
इफ्फी के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स भी लॉन्च किया। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ वेव्स का मकसद आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करना है। वेव्स में रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे कालजयी शो शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत से जोड़ेगा। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। गोवा के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण की शुरुआत वैश्विक सिनेमा बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नई पहलों के शुभारंभ के साथ शानदार अंदाज में हुई। भारतीय डिजिटल मीडिया परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में प्रसार भारती का बहुप्रतीक्षित OTT प्लेटफॉर्म इफ्फी के दौरान लाइव हो गया। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में इसका आधिकारिक शुभारंभ हुआ। पिछले 90 साल से आकाशवाणी और दूरदर्शन और फिर जब ये मिले तो प्रसार भारती भारत के लोगों को इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ प्रदान करते रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि हम हर उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहें जहाँ पर कि ऑडियंसेस हैं। ऑडियंसेस जब मीडियम वेव पे थी तो वो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते थे, FM ब्रॉडकास्ट आए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, इसके बाद फ्री डिश और सैटेलाइट के माध्यम से ब्रॉडकास्ट आए। तो अब चूँकि डिजिटल माध्यम से हमारी ऑडियंसेस काफ़ी कुछ कंटेंट प्राप्त कर रही हैं, तो ये उचित ही है कि प्रसार भारती भी डिजिटल डोमेन में प्रवेश करे और इसके माध्यम से भारत भर में जो हमारे शहरों में, गाँवों में, सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन तक अपना कंटेंट पहुँचा सकें। और जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अन्य देशों में हैं, जो भारत में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो पूरी दुनिया में हैं, उनको भारत के समाचार, हमारी जो हिस्टोरिकल आर्काइव्स हैं, हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, हमारे नए प्रोग्राम्स, हमारी फिल्म्स, गेम्स, ई-शॉपिंग, सब कुछ एक पैकेज में उपलब्ध कराएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। बोर्ड द्वारा बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन किया है, वे अपना स्पष्टीकरण 23 नवंबर तक ASSPLE exam@bseh.org.in पर मेल करके दे सकते हैं। इसके बाद प्राप्त किसी भी स्पष्टता अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी अपनी स्पष्टता अनुरोध बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट की स्टारकास्ट के साथ फिल्म देखी। बाद में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए कहा कि यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की महत्वपूर्ण सच्चाई को दिखाया गया है। फिल्म निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला और यह फिल्म हमें आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करती है। सीएम ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है। गोधरा में जो घटनाक्रम हुआ है, तो देश का सबसे बड़ा घटनाक्रम, उसकी सच्चाई इस साबरमती में दिखाई गई है। हरियाणा में जो आज यहाँ पर फिल्म देखी है, इसको हरियाणा के लिए हम आज टैक्स फ्री करने का वो ऐलान भी करते हैं कि लोग ऐसी घटनाक्रमों को देखें भी और उससे प्रेरणा भी लें। आखिरकार इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को अपनी बात कहने का मौका मिला है। यह फिल्म वास्तव में उन 59 निर्दोष पुरुष और महिलाओं, बच्चों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्हें हमने 27 फरवरी 2002 की सुबह खो दिया था।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने साबरमती रिपोर्ट की टीम का संत कबीर कुटीर पर अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि फिल्म के माध्यम से गोधरा कांड की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सच्चाई को अंधकार में दबाकर नहीं रखा जा सकता। दुर्भाग्य यह है कि सच्चाई को सामने आने में 22 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। साथ ही उन्होंने फिल्म के सभी कलाकारों को हिम्मत दिखाने के लिए बधाई दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक EQI 381 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में EQI 400 के पार है। दिल्ली NCR में हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेड 4 लागू किया गया है। अब फरीदाबाद प्रशासन ने जिले में स्थित सभी निजी और कॉर्पोरेट कार्यालयों को पारी में कार्य करते हुए कर्मियों को एक साथ की बजाय अलग अलग बुलाने की हिदायत दी है। ऐसे ही गुरुग्राम में प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मियों के साथ काम करने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप के तहत उल्लेख की गई बातों का नवीनीकरण किया है। संशोधित योजना में आयोग ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिलों में कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए विद्यालय में कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया है और अनिवार्य किया है कि ऐसी सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जाएं। राज्य सरकारें NCR जिलों के लिए इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। नए संशोधित ग्रिड रिस्पांस एक्शन प्लान में NCR क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उपाय भी पेश किए गए हैं, जिसमें योजना के तीसरे चरण का खंड 12 भी शामिल है। यह खंड दिल्ली सरकार और आसपास के क्षेत्रों, विशेष रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की राज्य सरकारों को सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए अलग अलग समय लागू करने का निर्देश देता है। योजना के चौथे चरण के तहत आयोग ने दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों के लिए कक्षा 6वीं से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए विद्यालय में कक्षाएं निलंबित करना अनिवार्य कर दिया है और कक्षाएं ऑनलाइन मोड में लगाई जाएंगी। प्रदेश के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि हरियाणा में DSC समाज में वर्गीकरण के फैसले को लागू करने का निर्णय वंचित परिवारों को ऊपर उठाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवारवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को समाप्त कर बगैर पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है। वे आज भिवानी के देवसर धाम में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बाद में उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में पहुंचकर लोगों को 24 नवंबर को जींद में होने वाले DSC समाज द्वारा मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह का न्योता भी दिया। उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र में NDA की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस EVM में खराबी के नाम पर लोगों को बरगला रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में बेदी ने कहा कि हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या को सभी लोगों को मिलकर सुलझाना होगा। उनको सीटें मिली तब तो कहते थे EVM ठीक थी। हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी वो 37 सीटें लेके तब तो EVM ठीक थी। आज EVM खराब हो जाती है। वो तो महकमे बांटे बैठे थे, सरकार के अंदर ओहदे बांटे बैठे थे, उनको आज होश ही नहीं है, बेहोशी की हालत में है वो। और यदि EVM हैकिंग का कोई सिस्टम होता तो 90 की 90 सीट निकालते हम, तो 48 पे क्यों रुकते? वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जेल बिठाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बहानेबाजी करेंगे, परंतु लोगों को सच्चाई का पता है। झारखंड में और महाराष्ट्र में दोबारा से NDA की सरकार बन रही है और दिल्ली में भी इस बार हम सरकार बनाने का काम करें। प्रदूषण के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये बड़ा क्रिटिकल समय है, सभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आग जलाने से बचना चाहिए। यह प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। मेरे किसान भाइयों से भी अपील है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज पंचकुला में पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को मिले लक्ष्य में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बने हैं और यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। 23 और 24 नवंबर को अभियान को और गति दी जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर 2 दिन में कम से कम 100 सदस्य बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। साधारण सदस्य बनाने का अभियान संपन्न होने पर सक्रिय सदस्य बनाने का कार्यक्रम
शुरू किया जाएगा। आने वाली 23 और 24 तारीख को 2 दिनों में हम एक तेज गति के साथ कम से कम प्रत्येक बूथ पर 2 दिन में 100 सदस्य बने और एकदम से ही 20 लाख सदस्य 2 दिन में बनाने का लक्ष्य हमने अब इसको रखा है, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर अगर 100 सदस्य बनेंगे तो एकदम से 20 लाख का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में जुड़ेगा। और इस काम के निमित्त आज एक सूची भी हम जारी करेंगे, जो प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक के रूप में एक बड़े नेता की जिम्मेवारी लगाते हुए हमने प्रत्येक जिला अनुसार, और हिसार जिला क्योंकि 7 विधानसभा है इसलिए वहां पर 2 नेताओं की ड्यूटी लगाई। इस दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस के 37 विधायक बने, क्या वहां ईवीएम खराब थी या सही थी, इस पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम व चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। बहुत सारी सीटों को दिखाया गया था ये जीतेंगे, बहुत सारी हमारी भी दिखाई गई थी ये जीतेंगे। अब ये चीजें तो जिस प्रकार से कांग्रेस है लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ऐसा किया है कि जो उनके 37 विधायक जीत के आए हैं, कम से कम उन कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करते जो 37 जीत के आए हैं। और हमने उनसे सवाल भी किया था कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए हैं वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, पहले उसके बारे में जवाब दें। भारत और वियतनामी सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण अंबाला में जारी है। 4 से 23 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे इस महत्वपूर्ण अभ्यास का मकसद दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना और शांति अभियानों के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग कंपनियों और चिकित्सा टीमों को तैनात करना है। भारतीय सेना ने कहा है कि अभ्यास का सत्यापन चरण 19 और 20 नवंबर को आयोजित किया गया था। इस महत्वपूर्ण चरण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य बल, सुरक्षा संपत्तियों और अन्य गतिविधियों के निर्माण में हासिल किए गए प्रशिक्षण मानकों को मान्य किया गया। अभ्यास के दौरान संयुक्त दल ने पुनर्वास और बहाली के कार्य भी किए। भारतीय सेना और वीपीए के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र मिशन में इंजीनियरिंग कंपनी और एक मेडिकल टीम के रोजगार और तैनाती पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विनबैक्स 2024 श्रृंखला में पहली बार अभ्यास में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना विमानन के योगदान सहित हवाई परिसंपत्तियों का व्यापक उपयोग शामिल किया गया है। इन परिसंपत्तियों को टोही कर्मियों और सामग्रियों के हवाई प्रवेश और इंजीनियरिंग उपकरणों के अंडर स्लंग कैरेज के लिए तैनात किया गया था, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच उन्नत समन्वय को दर्शाता है। यह अभ्यास वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत और वियतनाम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और शांति अभियानों में बहुमुखी चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी तत्परता को और मजबूत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तौर पर शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है, जो 20 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया है, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। के संजय मूर्ति आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय में वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। इस पद पर रहते उन्होंने उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत ने चीन को 1-0 से हराया। प्रतियोगिता में एक भी मैच न गंवाने वाली भारतीय टीम ने फेवरेट के तौर पर ही फाइनल में शुरुआत की। भारत के लिए एकमात्र गोल प्रतियोगिता की स्टार दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए 31वें मिनट में किया। इसके बाद मैच में कोई गोल नहीं हुआ और भारत ने 1-0 से यह मैच अपने नाम किया। भारतीय टीम ने तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।
टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी सफलता कई भावी एथलीटों को प्रेरित करेगी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि महिला टीम की यह जीत देश में महिला हॉकी को और ज्यादा मजबूती देगी। हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। आने वाले दिनों में हॉकी वुमेन्स में हम और आगे बढ़ेंगे। बिहार ने इस चैंपियनशिप होस्ट करके बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करा। मैं बिहार गवर्नमेंट को भी अभिनंदन देता हूं। बहुदवा प्रतिरोधी तपेदिक के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए पंचकुला में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मरीजों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने किया। इस कार्यशाला में उत्तर भारत के कुल 10 राज्यों के नोडल टीबी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय कुमार मट्टू ने बताया कि केंद्र सरकार का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने टीबी को कम करने में काफी सफलता हासिल की है। टीबी का मॉर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। अब मंत्रालय एक नया रेजिमेन MDRT टीबी को लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में यह जोनल कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लक्षण मिलने पर तुरंत जांच करवाएं और स्वास्थ्य लोग निक्ष मित्र बनकर मरीजों की मदद करें। टीबी के मरीजों से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना करें और उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें सपोर्ट करें। कुछ जनता के लोग जो हैं अपनी इच्छा से आकर निक्ष मित्र बन सकते हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकते हैं। उनके ट्रीटमेंट में मरीज को कोई दिक्कत है तो उसे स्वास्थ्य सुविधा तक ले जाने की मदद कर सकते हैं। और इस तरह से हम जो हमारा लक्ष्य है पूरा करने के लिए, उसके है जितने ज़्यादा लोग जांच के लिए आएंगे और पूरा इलाज करेंगे, क्योंकि इलाज भी कई बार हमारा 6 महीने का इलाज होता है। कुछ मरीजों को लगता है कि जल्दी ठीक हो गए हैं, लक्षण चले गए हैं, लेकिन इलाज वो बीच में छोड़ देते हैं। तो पूरा इलाज करें। जैसे किसी को लक्षण आते हैं तुरंत जाँच करवाएँ और जो समाज है वो टीबी के मरीजों से भेदभाव ना करें, उन्हें अपनाएं। इसमें जो संक्रमण है वो भी दवा शुरू करने के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता है और हम टीबी के मरीज से आम आदमियों की तरह मिलजुल कर रह सकते हैं। हरियाणा के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में 10 कलर डायग्नोज मशीन है। इसके अलावा 469 माइक्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिन्हें इस साल और बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 76,295 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब तक 559 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई हैं। कलर मशीन्स हैं जो हर तरह की दवाई का रेजिस्टेंस पहले से ही बता पाती हैं। इसके अलावा हमारे पास 469 डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स हैं। अभी तक हरियाणा में हमें 76,225 मरीज मिले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक हम 85,000 मरीजों से ऊपर निकाल लेंगे। और इसके लिए हमने हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को टारगेट दिया है कि कम से कम 30 स्पुटम सैंपल्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर हर एक को देने हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। हम इस वक्त हर 28 सैंपल पर 1000 पॉपुलेशन उठा रहे हैं एंड जो बाकी कसर है वो हम अगले 2 महीने में एक्टिव केस फाइंडिंग में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार गीता का प्रचार और युवाओं के अध्यात्म के माध्यम से संस्कृति एवं संस्कार डालने का प्रयास कर रही है। वे कल पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित ब्रज रस कथा के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गौ सेवा का बजट 400 करोड़ रुपए करने का कार्य किया है। इसके अलावा जो किसान अपने घरों में गाय का पालन करेगा उसे 30,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश में 500 से ज्यादा गौशालाएं हो गई हैं। इन गौशाला में सरकार ने चारे की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि अब पंचायती भूमि पर भी गौशालाएं खोली जा सकती हैं। इसके अलावा जो कोई गौशाला के लिए भूमि देगा उसकी CLU की भी जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गौशाला में गौ सेवा करते हुए कहा कि सरकार ने गीता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाकर देश दुनिया में फैलाया जा रहा है। इस प्रकार सरकार ने 10 सालों में संस्कृति और विचारों का समावेश कर सामाजिकता को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।